आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। उसके बाद क्या था, फिर बवाल मच गया और सूत्रों से खबर भी आ रही है कि बिहार में एक नहीं बल्कि तीन उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बवाल मच गया और बीजेपी आईटी सेल पूरा एकदम अपने काम पे लग गया। अब कुछ इसमें जो है मुसलमान जो भोले हैं, नादानी में राजद और महागठबंधन का विरोध करके उन्होंने बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने का काम किया। उसका फायदा उठाते हुए अब बीजेपी ने अपने तमाम जो 2-2 रुपए का ट्वीट करते हैं, 2-2 रुपए लेकर ट्वीट करते हैं, उनको काम पे लगा दिया है। आप सोचिए, जो लोग मुसलमानों को जिहादी, बलात्कारी, मुल्ला, पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज उनको मुसलमानों की चिंता सताने लगी। तो इस साजिश को समझना होगा और ध्यान से, वक्त रहते हुए, सूझबूझ के साथ बिहार में एक बार फिर सोच समझ के ऐसी सरकार को लाना होगा जो जनहित में काम करे और सबको साथ लेकर चले, यानी कि सबकी बराबरी की बात करे। लेकिन देखिए, हमारे खुद के जो कुछ लोग हैं मुसलमानों में, जो युवा लोग हैं, नई नई नेतागिरी कर रहे हैं, वो कितने भोले हैं और उनकी वजह से सीधा बीजेपी को फायदा होता है। देखिए, कल जब जैसे ही महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और मुकेश सहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इसके अलावा जो और अन्य पिछड़ा वंचित समाज है उनसे भी 2 मुख्यमंत्री होंगे। यानी कि लोगों को समझना चाहिए था, कल जिस तरीके से महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को माइक दिया गया और उनको मौका दिया गया स्टेज पर बिठाना, कुछ चीज़ें सिंबॉलिक होती है, सांकेतिक होती है, आपको समझना होगा। लेकिन मुस्लिम नौजवान जो है वो जोश में आता है, जोश की राजनीति करता है और वो फिर आवाज़ उठाने लगता है कि देखिए 2% वाले को उप मुख्यमंत्री बना दिया और 18% वाले को, मुसलमान को क्या मिला। आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी, बीजेपी की सारी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ है। अगर कल महागठबंधन की तरफ से मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान होता तो उसका फायदा सीधे सीधे महागठबंधन उठाता। लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ी ही चालाकी से एनडीए को मात देते हुए उन्होंने सांकेतिक इशारे भी दे दिए और बाद में भी उन्होंने कहा कि और भी मुख्यमंत्री होंगे। यानी कि आपको समझना होगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को जब स्टेज पर अपने साथ बिठाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज से भी राजद के कोटे से एक उप मुख्यमंत्री होगा। ये सांकेतिक था, समझना था। लेकिन कुछ नादान लोग जज्बात में आके ट्विटर पर क्रांति करने लगते हैं और इसका साथ देते हैं एमआईएम वाले। एमआईएम वालों ने भी इसको मुद्दे को उठाया, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या था, और साथ ही उन्होंने कहा कि एक दलित समाज से भी होगा उप मुख्यमंत्री, वो भी आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो बिहार में एनडीए को रोकने की प्राथमिकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 20 साल में बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन वहाँ के लोग, ना तो कोई फैक्ट्री खुली, ना एजुकेशनल हब खुले, ना मेडिकल कॉलेज खुले, एम्स आज तक बन नहीं पाया है। तो ये कई सारे मुद्दे, शिक्षा, रोजगार, पलायन, तो इन पर बात करनी थी। तो देखिए, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए वहाँ पर आसान होने वाला नहीं है। वहाँ उनकी ज़मीनें खिसक रही है, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े बड़े एडवाइज़र, धुरंधरों को इस काम पे लगा दिया है। अब जो लोग कल तक मुसलमानों को गालियां देते थे, अब वो मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं ताकि जो मुस्लिम यूथ है वो भड़के और महागठबंधन के खिलाफ माहौल बने और मुसलमानों का वोट डिवाइड हो, जिससे सीधा फायदा जो है वो एनडीए को हो। तो देखिए, तेजस्वी यादव लगातार इशारों में कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज से भी एक उप मुख्यमंत्री होगा, 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। सोशल मीडिया की बल्लेबाजी का असर दिखाई दे रहा है। अब अब्दुल को भी कुछ हो मिलेगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब शेरवानी सिलवा लीजिए। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अन्य समाज से भी, अन्य जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, उससे भी एक मुख्यमंत्री होगा। और ये देखिए, शौकत अली साहब हैं एमआईएम प्रदेश, उत्तर प्रदेश एमआईएम के अध्यक्ष, वो ट्वीट करते हैं 2 वाला उप मुख्यमंत्री, 13 वाला मुख्यमंत्री, 18 वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। तो देखिए, और इसी को हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो मुसलमानों को गरियाते हैं, लव जिहादी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या उनको कहते हैं, और अब वो अब उनको जो है मुसलमानों की चिंता सताने लगी है। देखिए, ट्वीट करते हैं
शौकत अली जी, सच्चाई यही कि मुसलमान भाजपा को हराने के लिए मत देता है और ये बात कांग्रेस और राजद अच्छे से जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी इस तरह की पोस्ट से एक भी मुसलमान तेजस्वी यादव के लिए दरी बिछाने से पीछे हटेगा। हालांकि सच ये भी है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनको भी मुसलमान मत नहीं देता है। तो ये आपकी गलतफहमी है। नीतीश कुमार को मुसलमान भर भर कर वोट देता है, लेकिन जब से वो आपके साथ गए हैं तब से उन्होंने थोड़ा वोट का ट्रांसफर जरूर हुआ है। लेकिन आप अपने एनडीए से भी सवाल करिए कि उन्होंने मुसलमानों को कितने टिकट दिए। सिर्फ नीतीश को छोड़ दिया जाए, उन्होंने 4 उम्मीदवार उतारे हैं, बाकी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं एक ने भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो पहले अपने गिरबान में झांकिए, देखिए अलीशान जाफरी इसी का जवाब दे रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले अजीत भारती का ऐसा ही ट्वीट पढ़ा था, थोड़ा हैरान हुआ। अभी हर्षवर्धन का ये ट्वीट पढ़ा और फिर देखा कि हर दूसरा राइट विंग इन्फ्लुएंसर यही बात कह रहा है। मतलब ये नैरेटिव ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाया जा रहा है, वरना जिस अब्दुल को जिहादी कहकर ये रात दिन गालियां देते हैं, अचानक इनके दिल में उसके लिए इतनी फिक्र और हमदर्दी कहाँ से आ गई। तो जो लोग गालियां दे रहे थे वो सोच रहे हैं कि आप उनका भला करेंगे, तो इनके बहकावे में नहीं आना है। हिस्सेदारी आपको मिलेगी, भरोसा रखिए, संयम रखिए और बिहार में सरकार बदलने दीजिए। जाकिर अली ने ट्वीट किया है, आप कह रहे थे मुसलमान को बिहार में क्या मिला, सुबह सवेरे तस्वीर आई है हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए मिला। तो देखिए इसमें कारी शोएब जो आरजेडी के एमएलसी हैं वो बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव के साथ, तो मिलेगा। बीजेपी जितनी खतरनाक राजनीति करती है उसका तोड़ भी उसी तरीके से दिया जाना चाहिए। प्रियंका भारती लिखती हैं, अभी और डिप्टी सीएम की घोषणा होनी है। मुस्लिम भी वंचित समाज से है और वंचित हमारे दिल में बसते हैं। राजद ने पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार लगभग 14% टिकट बांटे। आज़ादी के बाद किसी ने मंसूरी मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया, हमने टिकट भी दिया और मंत्री भी बनाया। राजद के दूसरे सबसे बड़े पद प्रधान महासचिव पर अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं। इतना ही नहीं, सिद्दीकी जी नेता प्रतिपक्ष वित्त मंत्री रह चुके हैं, बिहार का बजट बनाकर भाग्य निर्माता बने। अरे हमने तो पहली बार वीपी सिंह जी के सरकार में देश को पहला मुस्लिम गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद दिया, दूसरी बार देवगौड़ा जी की सरकार में तस्लीमुद्दीन जी को गृह राज्य मंत्री बनाया। बीजेपी और जेडीयू ने मुसलमानों को टिकट देना तो छोड़िए, उल्टा पूरे मुस्लिम समाज को नमक हराम बोलते हैं। तो देखिए जो लोग आज मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं उनको अपने पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए वो किसको नमक हराम और गालियां देते हैं। और देखिए अपने खेल पर लग चुके हैं। दिलीप मंडल लिखते हैं, 1989 की सर्दियां, अक्टूबर का महीना, बिहार और केंद्र दोनों जगह कांग्रेसी शासन था। बिहार के भागलपुर में दंगे भड़क उठे थे। दंगे कई महीनों तक चले और इसे कौन भूल सकता है कि कई 100 लोगों को जमीन पर गाड़कर वहां कई एकड़ में गोभी की फसल उगाई गई थी। जांच टीम ने खेतों की खुदाई की तो कंकाल ही कंकाल निकल कर आए। 1000 से ऊपर लाशों का हिसाब मिला। पूरे देश ही नहीं दुनिया के लोग स्तंभ रह गए। ग्लोबल मीडिया में कवरेज हुआ। इस दंगे को बिहार की कांग्रेस सरकार ने लंबा चलने दिया और काफी समय तक सेना नहीं बुलाई। भागलपुर दंगों के समय प्रधानमंत्री राजीव थे, बहुत पावरफुल थे, पर दंगा होने उन्होंने भी नहीं रोका या रोक नहीं पाए, महीने चलने दिया। दिसंबर 1989 में तो देखिए ये जो है पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, मुसलमानों के जज्बात को उभार रहे हैं ताकि वो गठबंधन को वोट ना करे। अरे भाई तो एक बात बताइए, कांग्रेस ने ये सब गलतियां की है तो आज बिहार में कांग्रेस को कौन पूछ रहा है? कांग्रेस लापता, इसीलिए लालू जी नीतीश जी वहां पर आए और उन्होंने समाजवाद की बात करी। देखिए भारत का सबसे खौफनाक भागलपुर दंगा आज ही के दिन यानी 24 अक्टूबर 1989 को शुरू हुआ था। केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, फौज नहीं भेजी गई। कांग्रेस के सत्ता में हटने के बाद बिहार में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। जातीय हिंसा भी नीतीश जी के आने के बाद रुक गई। तो दिलीप मंडल को थोड़ा 2002 के बारे में बात करना चाहिए और आज जिस तरीके से लोगों को नाम पूछकर लोगों को मारा जा रहा है उस पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, इनको पुराने गड़े मुर्दे उखाड़नी है क्योंकि बिहार में एनडीए की हालत खराब है गठबंधन की वजह से। मजहबी वोट के कारण मुसलमान मुफ्त के धनिया मिर्च बन गए हैं। मुसलमानों ने जब से बाकी सारे विषय छोड़कर सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट डालना शुरू किया यानी 90 के बाद से, तब से बीजेपी लगातार बढ़ती चली गई और संसद और विधानसभा में मुसलमान घटते चले गए। मंत्री तो अब वे कभी कभार ही बनते हैं। सेक्युलर दलों को उनका वोट वैसे ही मिलता है जैसे सब्जी खरीदने के बाद दुकानदार आपकी थैली में थोड़ा धनिया और मिर्च डाल देता है। ये मुफ्त का वोट, इसके बदले किसी को कुछ नहीं करना। धार्मिक आधार पर वोटिंग के साइड इफेक्ट,
तो भाई साहब बीजेपी को भी बोलिए वो जो टिकट नहीं देती है और खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात करती है, गाली देती है, तो उनको भी बोलिए कि आप टिकट कब देंगे। और देखिए एक और हैं जो मुसलमानों को गाली देते हैं, अजीत भारती। मुसलमानों को लुभाने के लिए एक हड्डी फेंकी जा रही है, राजद के हिस्से में भी एक डिप्टी सीएम पद आएगा, वे मुसलमान भी हो सकता है। मतलब राजद का सीएम, राजद का डिप्टी सीएम, कांग्रेस घास छीलेगी, उसका डिप्टी सीएम नहीं होगा। राजद कल ये घोषणा कर दे कि हर समुदाय का एक एक डिप्टी सीएम होगा। दूसरी बात, जब पता हो कि हारते हैं तो फिर दिल रखने के लिए मुसलमानों को कोई पद नहीं दिया गया। ये लोग अब सांकेतिक रूप से भी मुसलमान समुदाय के साथ नहीं हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा चिंता इनको हो रही है। मुसलमानों को समझना चाहिए कि तुम्हारी मोदी भाजपा गिरना तुम्हारे समुदाय को कैसे राजनीतिक हाशिए पर धकेल रही है। ना तुम्हें टिकट दे रही है, ना कोई बड़ा पद, ना तुम्हारी शिक्षा, अर्थ, सामाजिक स्तर में उन्होंने कोई उत्थान किया। फिर भी किसी को हराने के लिए भविष्य दांव पर है और वो हार भी नहीं रहे। मैं नहीं कहता कि तुम भाजपा को वोट दे दो, मैं कह रहा हूँ कि आँख खोल कर देखो तुम्हें कौन सी पार्टी आगे ले जा रही है और कौन सी कहती है कि हम इफ्तार में टोपी काफिया पहनकर बैठ जाएंगे, तुम वोट देते रहना। तो देखिए अजीत भारती को बात करनी चाहिए कि बीजेपी शासित राज्यों में, असम में बुलडोजर चलाया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है। मुसलमानों का देखिए उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य तो बाद में है उसकी। मुसलमानों की सबसे पहली प्राथमिकता है उसके सर्वाइवल की, कि वो किसी तरीके से अपना घर, कारोबार, अपनी ज़िंदगी बचा ले, तब जाकर वो शिक्षा और इस पर बात करेगा। तो फिलहाल जो है बीजेपी में ना मुसलमान सुरक्षित है, ना उनकी जान माल कुछ सुरक्षित नहीं है। लेकिन अजीत भारती इतना बेशरम आदमी है कि ये तमाम दूसरी सरकारों पर तो सवाल उठा रहा है, लेकिन अपनी बीजेपी पर सवाल नहीं उठाता और ये आदमी बुलडोजर पर जश्न मनाता है। तो इनको समझना होगा, जो लोग जज्बात में आकर गठबंधन के विरोध में लिख रहे हैं, कुछ चीज़ें सांकेतिक भी होती है जिसका संकेत तेजस्वी यादव ने दे दिया है। और देखिए शकील अख्तर लिखते हैं, पटना में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और सुशील साहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद सोशल मीडिया, गोदी मीडिया पर चल रहा है कि मुस्लिम को क्या मिला, मुस्लिम को क्या चाहिए। कुछ भी नया नहीं, सिर्फ 2014 से पहले के सामाजिक माहौल की वापसी। बिहार जैसे राज्य में कुछ समय पहले तक थी भी, लेकिन अब मुस्लिम को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है उससे जुड़ी हर चीज़ पर सवाल उठाया जा रहा है। उसके बाद उसकी पहली प्राथमिकता उन ताकतों को सत्ता से बाहर करने में मदद करना है जो देश प्रदेश का विकास, उसकी जनता का कल्याण करने के बदले केवल नफरत और विभाजन की राजनीति कर रही है। मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रही है। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, न नौकरी, न गरीबी से मुक्ति, केवल एक काल्पनिक खुशी देने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को बहुत परेशान कर दिया। ये उप मुख्यमंत्री ज़्यादा टिकट से इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है। असल मुद्दा तो उन्हें सामान्य नागरिक के अधिकार से भी वंचित करने की कोशिश कर रहा है। उसे हटाने में अपने दूसरे भाइयों की मदद करना है। तो देखिए सबसे पहले मुसलमानों को इस वक्त क्यों है, उसके सर्वाइवल की, उसका घर, कारोबार वो महफूज रहे, सबसे पहली प्राथमिकता यही है। और जो लोग बीजेपी के लिए 2 रुपये लेकर ट्वीट करते हैं, उनको मुसलमानों के ज्ञान की और सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान अपना अच्छा बुरा सब समझता है। रही बात कि कांग्रेस, आरजेडी और ये तमाम इंडिया गठबंधन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, तो बीजेपी और एनडीए ने कितनी हिस्सेदारी दी है उस पर भी बात करनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।